नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इलेक्शन कमीशन अब बुरी तरह से फंसा हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के समझ में आ गया है कि उसकी साख दिनों दिन गिरती जा रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उसके साथ व्यवहार हुआ, सोचा तो यह था कि 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए और कह देंगे कि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो 65 लाख लोगों के नाम दिखाने को कहा, बाकायदा डिजिटलाइज फॉर्म में सारी लिस्ट डालने को कहा और उसके बाद यह भी कहा कि आधार को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यह सब तो हो गई पुरानी बात। यह सब कहने के बाद कल इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया है। उस लेटर पे बात करेंगे। बहुत मजेदार लेटर है जो राहुल गांधी के सामने सर झुका भी रहा है और यह भी एक्टिंग कर रहा है कि सर तना हुआ है। बहुत सारी दूसरी रिपोर्ट्स आई हैं जिसने इलेक्शन कमीशन का जीना हराम कर दिया है। द हिंदू ने एक पोल छापा है, वो बताता है कि इलेक्शन कमीशन के प्रति लोगों का भरोसा किस तरह से घटता चला जा रहा है। 54% लोग थे पहले जो मानते थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ईमानदार है। अब केवल 26% बच गए हैं, यानी आधे लोग कम हो गए हैं। अब केवल इस देश में 26% लोग ऐसे हैं। 26% मतलब मोदी जी के वोटर हैं 30%, यानी मोदी जी के वोटर्स में भी 4% लोग अब ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मोदी जी गड़बड़ करके वोट चोरी करके कुर्सी तक पहुंचे हैं। इसके उलट पहले केवल 9.7% लोग, यानी 10% से थोड़े कम लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट है। उनको लगता था कि थोड़ी बहुत गड़बड़ियां होती हैं लेकिन ठीक ठाक है। अब यह संख्या उछल के पहुंच गई है 3 गुने के आसपास, यानी 23.6%। 23.6% लोग यह मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भ्रष्ट है, उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, यानी कि यह मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है। कई संस्थाओं ने काम किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और जाने माने अर्थशास्त्री प्रभाकरन साहब का कहना है, परकला प्रभाकरन साहब का कहना है कि अगर 89 सीटों पर गड़बड़ नहीं हुई होती, 79 सीट्स पे अगर गड़बड़ नहीं हुई होती तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। नरेंद्र मोदी की सरकार 79 सीट्स पर गड़बड़ी करके बनी है, वरना इंडिया गठबंधन की 316 सीट्स आती। दरअसल बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जब चुनाव गड़बड़ कर सकते थे तो पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आया? भाई साहब, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो गई। कैसे होता है ये खेल जरा समझिए। मान लीजिए 100 सीटें हैं और आपको चाहिए 70 सीटें। आप ये मानते हैं कि ये 50 सीटें तो हम ऐसे भी जीत रहे हैं, तो यहां गड़बड़ी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं इनको। 50 सीटों पर तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। जो ओवर कॉन्फिडेंस यूपी के लिए था कि 70 सीटें तो यूपी में हम ऐसे ही जीत रहे हैं। आप गड़बड़ करते हैं केवल 20 सीटों पर कि इन 20 सीटों में से अगर 15 सीटें 16 सीटें आ जाती हैं तो हम 65-66 सीट जीत सकते हैं, 70 के करीब पहुंच सकते हैं। यह गड़बड़ी होती है, 100 में गड़बड़ी कोई नहीं कर पाता है। अब यही खेल हुआ, लेकिन जिन 50 सीटों पर ओवर कॉन्फिडेंस था उनका हो गया अयोध्या। उन सीटों में से भी बीजेपी बहुत सारी सीटें हार गई और यही वजह है कि 400 पार छोड़िए 300 पार भी नहीं जा पाए। परकला प्रभाकर यही बात कह रहे हैं कि 89 सीटों पे गड़बड़ी की गई थी। उम्मीद यह थी कि अगर ये 89 सीटें हम जीत जाते हैं तो 300-350 सीटें हम जीत जाएंगे। लेकिन भारत की जनता इस बार नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने का मन बना चुकी थी। इसीलिए 89 सीटों पर गड़बड़ करने के बावजूद 300 पार नहीं पहुंच पाए, पूर्ण बहुमत 276 का नहीं मिल पाया और तेलुगु देशम नीतीश कुमार तथा दूसरी छोटी पार्टियों के भरोसे इनको सरकार बनाना पड़ा। यह खुलासा लगातार कर रहे हैं परकला प्रभाकरन और बहुत सारी एजेंसी जो अपनी हैं, जो लगातार इस तरह के सर्वे कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, वोटिंग पैटर्न देख रही हैं 5 बजे के बाद कैसे बढ़ जाते हैं अचानक वोटर। पता नहीं कौन से वोटर हैं जो सोए रहते हैं और 5 बजे ही पहुंचते हैं, उनके सारे वोट पड़ जाते हैं और उन्हीं वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है। और उन्होंने बहुत सारे और खुलासे किए हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे मजेदार है
कल शाम को चुनाव आयोग द्वारा पी पवन जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके सिग्नेचर से जारी किया हुआ एक खत जो आप सामने देख सकते हैं। इस खत का लब्बो लुबाब क्या है वो समझिए। एनडीटीवी ने इस पर जो खबर चलाई और जो लाइन चलाई वो बड़ी मजेदार है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसका मतलब लब्बो लुबाब पूरे का यह है कि आपने सही वक्त पे बताया नहीं, वरना हम गलती नहीं करते, यह गलती सुधार ली जाती। मुद्दा सही समय पर उठाया जाना चाहिए था, यह कह रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव के पहले यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए था, मुद्दा सुधार लिया जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, वो वोट चोरी तो हुई है, मुद्दा है गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी होने को चुनाव आयोग ने मान लिया है। लेकिन यह भी दिखाना है कि हमारी गलती नहीं है, तो कह रहे हैं सही समय पर बताना चाहिए। सही समय पर कोई कैसे बताएगा? बिहार में आप एसआईआर कर रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं कि कैसे एक एक घर में 200-200 लोगों को आपने रजिस्टर कर दिया है, कैसे जिंदा लोगों को मृत घोषित करके आपने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है, कैसे आपने तमाम गड़बड़ियां की हैं। खुलासे होने शुरू हुए। आपने क्या किया? आपने डिजिटलाइज फॉर्मेट हटा लिया ड्राफ्ट लिस्ट का और उसकी जगह पर स्कैन वाला फॉर्मेट लगा दिया ताकि कोई जांच कर ना सके। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप वाकई चाहते कि शुद्ध वोटर लिस्ट बनती, परिमार्जित वोटर लिस्ट बनती, एकदम सही वोटर लिस्ट बनती, तो आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा हटाते नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो लगे हुए हैं फैक्ट चेक में। कल कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया वोट चोरी पर। वो वीडियो आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट यहां पर देखिए, उसके एक कोने में साफ साफ लिखा हुआ है एआई जनरेटेड। साफ लिखा हुआ है। कांग्रेस ये दावा नहीं कर रही है कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, एआई से जनरेट किया, और सब करते हैं। उसको अपना मुद्दा बताना है, मुद्दे के लिए 30 सेकंड का 40 सेकंड का एक वीडियो एआई जनरेटेड उसने लगा दिया, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है एआई जनरेटेड। अब भाई साहब, चुनाव आयोग को फैक्ट चेक की ऐसी चुल पड़ी हुई है, ऐसे पागल हुए हैं फैक्ट चेक करने के लिए कि उसको फैक्ट चेक करते हैं और फैक्ट चेक करके कहते हैं कि ये असली वीडियो नहीं है, ये एआई का वीडियो। अरे भाई, आंखें हैं ना, चश्मा लगाते हो, तुम्हारा जो आदमी बैठा हुआ है फैक्ट चेक करने का, उसकी आंखें चेक करवा लो, चश्मा नया लगवा लो, और चश्मा लगा के देखेगा। उसको एक बड़ी स्क्रीन दे दो, हो सकता है मोबाइल पे उसको दिख ना रहा हो, तो उसको एक बड़ी स्क्रीन दे दो और बड़ी स्क्रीन पर चश्मा लगा के देखेगा तो दिख जाएगा एआई लिखा हुआ है। असल चीज है वो मुद्दा, असल चीज है वोट चोरी, जिसके बारे में 50 डेटा दे दिए राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने। और इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे रिपोर्टर्स कलेक्टिव हो। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आज थोड़ी बात मैं करूंगा, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। ये सारे लोग फील्ड में जाकर, उन घरों पे जाकर लोगों से बात करके सही डेटा आपको दे रहे हैं, तब तो बोलती बंद हो जाती है। और उन्हीं डेटा के आधार पर, उन्हीं चीजों के आधार पर कांग्रेस अगर कह रही है कि वोट चोरी बिहार में हो रही है और उसके लिए वीडियो बना रही है जिसमें दिख रहा है कि आम लोग कह रहे हैं कि हम वोट चोरी नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारा वोट चोरी कैसे हो गया, तो आपको फैक्ट चेक सूझने लग रहा है। फैक्ट चेक उसका करो कि एक घर में 200 लोग हैं, जाकर चुनाव आयोग चेक करे कि क्या सही है या गलत है कि एक घर में 200 लोग रह रहे हैं, और उसके बाद बोले। अगर तुम्हारी सारी बातें सही थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तुमसे 65 लाख लोगों के नाम डिजिटलाइज करने के लिए क्यों कहा मिस्टर फैक्ट चेकर? ट्विटर पे फैक्ट चेक करने वाले बहुत बैठे हुए हैं, फैक्ट चेक कर लेंगे, जनता खुद देख लेगी। आपकी आंख खराब हुई है, जनता की आंख नहीं खराब हुई है। जनता देख लेगी कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है। चुनाव आयोग हमने फैक्ट चेक करने के लिए नहीं बनाया है। हमारे टैक्स के पैसे से जो हवाई जहाज में घूमते हैं आप, 5 स्टार में बैठते हैं, शानदार ऑफिसेज में बैठते हैं, वो फैक्ट चेक करने के लिए नहीं बनाया गया है। वैसे भी पीआईबी में फैक्ट चेक लग गया है, पीआईबी वाले करते हैं फैक्ट चेक, सरकारी फैक्ट चेक भी होता है। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये गलतियां हुई कैसे? आप कह रहे हैं सही समय पर मुद्दा उठाया जाता। राहुल गांधी आपसे मांग रहे हैं लगातार डिजिटल लिस्ट, आप उनको डिजिटल लिस्ट नहीं दे रहे हैं। स्कैन करके 6 महीना लग गया एक विधानसभा का सर्वे करने के लिए, एक विधानसभा का रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि आप डिजिटलाइज लिस्ट नहीं दे रहे हैं, आप स्कैन लिस्ट दे रहे हैं, जिसका प्रिंट आउट निकालकर उसको फिर से डिजिटलाइज करना पड़ रहा है और उसके बाद जांच हो रही है। समय पर कोई कैसे दे देगा आपको? भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है डिजिटलाइज लिस्ट, एक हफ्ते में वो
पूरी लोकसभा का करके आपको दे देते हैं। आप कांग्रेस को, बाकी विपक्ष को और हमारे जैसे लोगों को डिजिटलाइज लिस्ट अवेलेबल कराइए। देखिए कैसे आपको बिल्कुल सही समय पर रियल टाइम पे डेटा दे दिया जाता है कि आप कितनी गड़बड़ियां कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि एपिक को आप कहते हैं कि यह यूनिक नंबर है, यूनिक वोटर आईडी है ये, फिर एक ही आदमी की 4 आईडी कैसे बन रही हैं? आपके सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम आ रही है? एक ही फोटो पर 5 आईडी कैसे बन जा रही हैं? इसका जवाब आपको देना चाहिए। शाम को है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखते हैं जवाब देते हैं या ऐसे ही गोल गोल करते हैं। आपको जवाब देना चाहिए कि एक ही घर में झा जी, मिश्रा जी, यादव जी और खान साहब सब एक घर में कैसे मिल जा रहे हैं। आपको जवाब देना चाहिए कि 1 BHK भी नहीं है, 1 RK है बेसिकली। एक रूम है और किचन है, उसमें 80 लोगों का नाम कैसे आ गया? आप कह रहे हैं किराएदार आते गए, तो नया किराएदार आया तो पुराने किराएदार का नाम हटा क्यों नहीं? और 80 लोगों का नाम है। अगर एक परिवार में 2-3 लोग भी मान लें तो पिछले 25 साल से उसमें नाम जुड़ते चले जा रहे हैं और नाम आप काट नहीं रहे हैं। यहां हम अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने जाते हैं तो हमें सब डेटा अपना देना पड़ता है। पूछा जाता है कि क्या पहले कहीं आपका नाम था? हम बताते हैं कि हां हुजूर, हमारा नाम पहले यहां पर था जिसका एपिक नंबर यह था। वो नाम पहले कटता है, फिर यहां पर नाम चढ़ता है। फिर एक ही कार्ड पर, एक ही आधार कार्ड पर, एक ही फोटो पर 5-5, 6-6, 8-8 कार्ड आपने कैसे बनाए? एक ही घर में 80-80 लोगों को आपने लिस्ट कैसे किया? एक ही घर में 200-200 लोगों को आपने लिस्ट कैसे किया? कैसे विजय कुमार सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका 2 एपिक बन गया? कैसे वैशाली की जो सांसद हैं उनका 2 एपिक बन गया? इसका जवाब आपको देना चाहिए। समय पर बताया होता। सुपरवाइजर लगी है दुनिया आपके लिए। आपके पास चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं है कि आप चेक कर सके कि आपसे गलती होती है कि नहीं होती है। अपने कर्मचारियों को क्या आपने फैक्ट चेक की ड्यूटी पर लगा दिया गया है और आपका फैक्ट चेक जनता करेगी? हर इस तरह के काम में चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम होते हैं, सुपरवाइजर होता है। एक आदमी जाता है, नाम नोट करके लाता है, तो यह भी जिम्मेदारी होती है कि दूसरा आदमी जांच करे सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें स्टेप स्टेप पर सुपरवाइज होता है। एक आदमी काम करेगा, उसका सीनियर उसको सुपरवाइज करेगा, उसका सीनियर उसको सुपरवाइज करेगा, ताकि कोई गलती ना रह जाए। अगर गलती रह गई है तो सर झुकाकर स्वीकार करना सीखो। जनता अब नहीं रुकने वाली है। जनता सवाल पूछ रही है। आप कुत्ते की बात ला दो बीच में, आप कोई और बात ला दो, सावरकर को ला दो, विभाजन को ला दो, एनसीईआरटी को ला दो, ला के इतिहास तमाशा तभी किया जाता है जब कोई मामला फंसता है। अब इनको विभाजन की सूझी है। अभी मैं सुबह देख रहा था, कुछ खबरें देख रहा था, दैनिक भास्कर में बाकायदा एक खबर छपी है, और खबर नहीं है, वो रिपोर्ट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने रिसर्च पेपर में, अपनी रिसर्च मैगजीन में यह लेख छपा था कि कैसे इनके नेता, सबसे बड़े नेता, जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के विभाजन के लिए अभियान चलाया था। और यह आरएसएस की मैगजीन में छपा था, किसी लेफ्ट या किसी कांग्रेस के मैगजीन में नहीं छपा था। अभी जो आप न्यूज देख रहे हैं वो न्यूज छपी है दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर में बताया गया है कि किस तरह आरएसएस की मैगजीन में यह छपा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के विभाजन के लिए अभियान चला रहे थे। और बंगाल विभाजन जो है वही भारत के विभाजन का सोर्स बना। भारत का विभाजन क्या हुआ? बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था। अब आपको विभाजन याद आ रहा है, उसके लिए फलाना जिम्मेदार हैं, ढिमकाना जिम्मेदार हैं, सावरकर की फोटो लग जाती है गांधी जी के ऊपर। सारा तमाशा इसलिए चल रहा है कि लोग इस बहस में उलझ जाएं और वोट चोरी के मामले पे बात नहीं करें। लेकिन आज राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो रही है और 12 दिन तक चलेगी यह यात्रा। 12 दिन तक बिहार की गली गली में और वहां से निकलकर देश की गली गली में यह आवाज गूंजेगी, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक तमाचा पड़ा है, अभी बहुत सारे तमाचे पड़ने हैं, और जनतंत्र में सबसे बड़ा तमाचा होता है जनता का। वोटर लिस्ट बनाने में जो गड़बड़ियां हुई हैं, एक एक आदमी की 4-4, 5-5 एपिक बनाई गई है, एक एक घर में 80-80, 200-200 लोगों को बिठाया गया है, और यह सब फर्जी वोट 5 बजे के बाद फर्जी लोग जाकर डालते रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि उनके कितने एपिक हैं, वो तो बेचारे एक वोट डाल के खुश हो जाते हैं। बाकी जिनको पता है, जिन्होंने फर्जी वो नाम जुड़वाए हैं, वो जाकर फर्जी वोटिंग करवाते हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीतती हुई नजर आती है जहां उसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती है।
चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा कि वो इस देश की संस्था है, स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए संस्था है, या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने का काम करने वाली संस्था है। यह जवाब जनता मांग रही है। ऐसे लेटर जारी करके कुछ नहीं होगा, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं होगा। जवाब तो आपको कायदे से देना पड़ेगा, जनता की अदालत में भी और सुप्रीम अदालत में भी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।